हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई एनिमी शुरू करने वाले हैं और हमारी इस सीरीज का नाम इटर्नल फर्स्ट सन इन लॉ है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि जब एक लड़का पास्ट में पहुंच जाता है तो वो पास्ट की दुनिया में कैसे सरवाइव करता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें लीलान सिटी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर बैठी होती है और वो उसे अपने साथ फन करने के लिए इन्वाइट कर रही होती है। फन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और ब्लश करता है क्योंकि उसके हाथ इतना अच्छा मौका जो लगा था। तभी वहां पर उनके गेट को तोड़ते हुए एक आदमी एंटर कर जाता है और वो उसे अपना ब्रदर इन लॉ कह रहा होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है। तो ब्रदर इन लॉ का सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो कई सालों से सिंगल हूँ, तो मैं ब्रदर इन लॉ कब बन गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि जू वोजो होता है और वो आदमी वूजो को बास्टर्ड कह रहा होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस वक्त जिस बॉडी में होता है उसका नाम वूजो होता है और वो अपनी वेडिंग के एक रात पहले किसी और वुमेन के साथ सो रहा था, जिससे हमें पता चल जाता है कि असली वूजो एक अयास किस्म का आदमी था। तभी वो आदमी वूजो को लात मारते हुए कहता है कि मेरी क्वीन फैमिली की डॉटर तुम जैसे किसी भी बास्टर्ड से शादी नहीं कर सकती है। बट वूजो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लात पड़ने की वजह से बाहर जमीन पर जा गिरता है और वहां पर कई सारे लोग भी खड़े होते हैं। फिर वूजो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये आदमी कौन है। तभी वहां पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि ये तो जू वोजो है और वो कहते हैं कि ये तो जू फैमिली के नाम पर धब्बा है जो ये अपनी वेडिंग नाइट के एक रात पहले ही अपनी होने वाली वाइफ की फ्रेंड के साथ उसके बेड पर सोया था। तो वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर क्वीन फैमिली ने जू फैमिली के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो ये अभी भीख मांग रहा होता। लोगों की बातें सुनकर वूजो को समझ में आ जाता है कि शायद वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर गया है। दूसरी दुनिया का पता चलते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वूजो के सिर में काफी दर्द होने लगता है और उसे फील हो रहा होता है कि जैसे उसके सिर में कुछ रखा हुआ हो और वो वहीं दर्द के कारण चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वूजो को होश आता है तो उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा होता है। फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो वो खुद को एक जाइंट से बाउल में पाता है। तभी वूजो की नजर ऊपर की तरफ पड़ती है तो वहां पर एक जाइंट आदमी खड़ा होता है। जाइंट आदमी को देखकर वूजो की हवा टाइट हो जाती है और उसे मॉन्स्टर समझने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत खाना, मैंने तो 1 महीने से नहाया भी नहीं है। और वो उसके सामने झुकते हुए अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है कि मैं तो पोटी करने के बाद अपना पिछवाड़ा भी साफ नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ। तो ये सब सुनकर उस जाइंट आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वूजो इतना गंदा है और वो उसकी इंसल्ट भी कर रहा है और वो वूजो पर चिल्लाते हुए कहता है कि रिबॉर्न होने के लिए मैंने इस रीइंकार्नेशन बाउल को अपनी 3000 सालों की एनर्जी से रेडी किया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इस बाउल का एडवांटेज ले सको। तो ये सब देखकर वूजो और भी घबरा जाता है और उसे मॉन्स्टर कहते हुए रोने लगता है। गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप जरूर करें और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वूजो के पास नीचे उतर आता है और कहता है कि उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है और वो अपनी बात को ध्यान से सुनने को कहते हुए उसके फेस पर अपना पैर रख देता है और बाउल के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि पहला, ये रीइंकार्नेशन बाउल कभी भी कोलैप्स हो सकता है बट तुम जैसे जैसे मेटल्स को कंज्यूम करोगे तो ये खुद ब खुद रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर वो कहता है कि दूसरा, ये रिपेयरिंग के वक्त काफी सारी लिक्विड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के पैरों से गंदी स्मेल आ रही होती है। फिर वो ओल्ड मैन आगे बोलता है कि जब ये बाउल की एनर्जी तुम्हारी कल्टीवेशन के बराबर हो जाएगी तो ये रीइंकार्नेशन बाउल तुम्हें हील करने के साथ साथ तुम्हारी सोल को भी रिपेयर करने में कैपेबल होगा और बताता है कि इस बाउल की हेल्प से तुम किसी भी सीक्रेट मार्शल आर्ट मेथड को इजीली सीख पाओगे। इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वूजो उसके पैरों की गंदी स्मेल की वजह से उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें सिखाई, इस हिसाब से मैं तुम्हारा हाफ मास्टर हूँ और तुम्हारी एक डिसिपल होकर अपने मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर वूजो भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने इसके लिए कब एग्री किया। तो वो ओल्ड मैन भी फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है और तुम अपोलोजाइज भी नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की बॉडी ग्लो करने लगती है और वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये देखकर वूजो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अब ओल्ड मैन की सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वूजो को डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल और यिन यांग मेडिकल स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये उसकी पूरी लाइफ का कल्टीवेशन है और वो उसे इसलिए दे रहा है क्योंकि अब वो खत्म होने वाला है और अब वो उसके किसी काम के नहीं है। तो इस पर वूजो इन स्क्रोल्स को ले लेता है और जैसे ही वो इन स्क्रोल्स को अपने चेहरे के पास लाता है तो उन स्क्रोल्स में से भी भयंकर स्मेल आ रही होती है। ये देखकर ओल्ड मैन हंसते हुए वहां से चला जाता है। तो वहीं वूजो की अभी भी बैड स्मेल की वजह से हालत खराब होती है। अगले सीन में वूजो एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक सड़क पर पाता है जिससे उसे ये सब एक ड्रीम लगता है।
तभी उसे वो स्क्रोल्स अपने माइंड में फील होते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता देख सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद वुज़ो पागल हो गया है। तो वहीं पर खड़ी एक औरत कहती है कि ये पागल होना ही डिजर्व करता है। तो वहीं दूसरी औरत अपने बच्चे से कहती है कि तुम आगे से कभी इसके साथ नहीं खेलोगे। ये देखकर उसे याद आता है कि इस बॉडी का ओनर यहाँ के लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। फिर वो वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे काफी भूख भी लगी होती है। आगे जाकर वो एक जगह रुकता है और देखता है कि उसके सामने इंपीरियल रूम है, जिसे देखकर वो सोचता है कि नाम से तो ये जगह काफी यूजफुल लग रही है। तभी इंपीरियल रूम का गेट ओपन होता है और वहां से कई सारी लड़कियां बाहर आती हैं, और वुज़ो को वहां देखकर उन्हें लगता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहां आया है। तो एक लड़की वुज़ो से लिपटते हुए कहती है कि सर वुज़ो, आप यहाँ काफी टाइम बाद आए हैं। तो वहीं दूसरी लड़की बोलती है कि हमने सुना था कि आज रात आप शादी करने वाले हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जब वुज़ो को ये समझ में आता है कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो वो काफी परेशान हो जाता है और सैड हो जाता है, कि उसे काफी भूख लग रही थी और वो एक रेस्टोरेंट भी नहीं है। तभी अंदर से एक मोटी औरत निकलती है और वो वुज़ो को देखकर खुश हो जाती है, और वो उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए प्राइवेट रूम तैयार करने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम वुज़ो के सामने टेबल पर उसकी काफी सारी डिलीशियस फूड को रखा देखते हैं। तो इतना सारा खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वो सोचता है कि अभी उसकी फीलिंग्स नहीं, उसका स्टमक मैटर करता है। इसी के साथ वो खाने पर टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। तो वहीं उसके पास कई लड़कियां खड़ी होती हैं। तो एक लड़की बोलती है कि सर वुज़ो, आप सिर्फ खाने पर फोकस कर रहे हैं, और वो अपने साथ फन करने का भी कहती है। तो वहीं दूसरी लड़की बोलती है कि इस बार उसके पास एक न्यू ट्रिक है, और वो उसे ट्रिक को देखने को कहती है। गाइस, कौन कौन ट्रिक का मतलब समझ पाया है कमेंट में जरूर बताना। फिर हम वुज़ो को देखते हैं, जो खाना खाते हुए सोचता है कि अगर उसे यहाँ पर किसी ने उसकी शादी के दिन देख लिया तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इंपीरियल रूम का गेट तोड़ते हुए कोई एंटर करता है, और वो वुज़ो को बाहर आने के लिए कहता है। बट हम वुज़ो को देखते हैं, जिससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो लगातार अपना खाना खा रहा होता है। वुज़ो को इस तरह मजे करता देख उस आदमी को और भी गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को वुज़ो पर पॉइंट करते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस पोर्टल में आने की। उसे देखकर वुज़ो को अपनी मेमोरी से उसका नाम यांग वी पता चल जाता है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये लिन क्विंसी का नंबर 1 एडमायरर है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यांग वी के पीछे खड़े लोगों को बात करता देखते हैं, जो कह रहे होते हैं कि वुज़ो एक शेमलेस पर्सन है। तो वहीं दूसरा आदमी बोल रहा होता है कि अगर इसके पास इसके फादर इन लॉ की प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये अभी यांग वी के हाथों मारा जाता। तभी यांग वी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। क्योंकि ये अटैक उसके मेन पार्ट के पास हुआ था, ये देखकर उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर हम यांग वी को उसके सामने खड़ा देखते हैं, जिसे वुज़ो काम डाउन करने का ट्राई करता है। बट यांग वी दोबारा उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सोचता है कि इसके मरने के बाद लिन क्विंसी उसकी हो जाएगी। फिर हम वुज़ो को देखते हैं, जो यांग वी की स्वॉर्ड को आसानी से पकड़ लेता है। तभी वुज़ो के हाथ ग्लो करने लगते हैं और वो स्वॉर्ड का ब्लेड वहां से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से यांग वी नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि वुज़ो के टच करते ही उसकी स्वॉर्ड का ब्लेड गायब हो गया है। तभी वुज़ो देखता है कि उसके टच करने की वजह से वो बाउल उस ब्लेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वुज़ो अपनी की का फर्स्ट लेवल ब्रेक कर लेता है। तो ये देखकर वुज़ो को भी बिलीव हो जाता है कि वो ओल्ड मैन जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। तभी हम देखते हैं कि यांग वी वुज़ो का गिरबान पकड़कर उससे अपने ब्लेड के बारे में पूछता है। इस पर वुज़ो कहता है कि हेल में जाकर पूछो, और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वुज़ो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यांग वी इंपीरियल रूम की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। बट उसके जमीन पर गिरने से पहले ही वुज़ो उसे हवा में पंच मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। और वो उसे बहुत मारता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। यांग वी उठकर कुछ बोलता उससे पहले ही वुज़ो उसके चेहरे पर अपना पैर रख देता है। कहता है कि लूजुन ने एक बार कहा था कि तुम कैसे विनर बनते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम विनर बनते हो। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि शायद आप सही थे लूजुन। एक्चुअली वुज़ो अपने टाइम के किसी फेमस पर्सन की बात कर रहा था। तभी यांग वी पूछता है कि आखिर ये लूजुन कौन है। तो इस पर वुज़ो उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि खुद ढूंढ लो। और वुज़ो के इस पंच के साथ ही यांग वी हार जाता है। तो ये देखकर वहां पर खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया, क्योंकि असली वुज़ो तो काफी कमजोर था। फिर हम वुज़ो को देखते हैं, जो इसे सोचकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है कि उसने वाइटल एनर्जी के सेकंड स्टेज वाले फाइटर को हरा दिया। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है। तो वुज़ो को अपनी मेमोरी से पता चलता है कि ये वॉइस तो उसके फादर इन लॉ की है। और पीछे देखने पर वहां सच में उसके फादर इन लॉ खड़े होते हैं, और वो वुज़ो से बोलते हैं, अच्छा है
तुम्हें ये तो याद है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। उसके फादर इन लॉ को वहां देखकर लोग हंसते हुए कहने लगते हैं कि अब वूजो नहीं बचेगा, और कहते हैं कि अगर क्वीन फैमिली के साथ उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो लीनल सिटी की इतनी बड़ी फैमिली उसे अपनी डॉटर कभी नहीं देती, और उन लोगों को वूजो की होने वाली वाइफ के लिए बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूजो अपने फादर इन लॉ से कहता है कि फादर इन लॉ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था तो आप मुझ पर बिलीव करेंगे? इस पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मुझे इस इंपीरियल रूम के बारे में कुछ नहीं पता, और फिर वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझे इसे एक थप्पड़ मारना चाहिए। अपने फादर इन लॉ को शांत देखकर वूजो पूछता है कि क्या हुआ फादर इन लॉ। तभी उसके फादर इन लॉ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे केकड़ा बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी रेपुटेशन का तो कचरा कर दिया है। थप्पड़ की वजह से वूजो दूर जाकर गिरता है। तो एक आदमी बोलता है कि अब क्वीन फैमिली के हेड को भी ये एक्सपीरियंस हो गया है। तो वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोलता है कि क्वीन फैमिली के हेड अभी भी काफी यंग हैं। तो इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि इसीलिए इन्हें क्वीन जीलिंग की जगह ब्रदर जीलिंग के नाम से बुलाया जाता था, और इनका निकनेम बेडरूम का बवंडर था। ये सुनकर क्वीन जीलिंग शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेते हैं और सोचते हैं कि इन स्टूपिड लोगों को उनका ये सीक्रेट किसने बताया। दरअसल उसके ये सीक्रेट्स असली वूजो ने लीक किए होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है। उसे देखते ही वूजो को उसका नाम याद आ जाता है, जो कि क्वीन क्विंग वो होता है, और वो वूजो की होने वाली वाइफ होती है। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर वूजो रोने लगता है, क्योंकि ओरिजिनल वूजो अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर उन प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। क्विंग मो को वहां देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि इस बार तो वूजो सच में नहीं बचने वाला है। तो दूसरा बोलता है कि पहले भी जब वो पकड़ा गया था तब भी क्विंग मो ने उसे माफ कर दिया था, और इस बार भी वो शायद उसे माफ कर देगी। तो इस पर एक आदमी बेट लगाता है कि आज क्विंग मो वूजो को डिवोर्स दे ही देगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो 1 किलो पूप यानी कि पोटी खाएगा। इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि तुम बैट मत लगाओ क्योंकि तुम हार जाओगे। तभी हम क्विंग मो को देखते हैं, जो वूजो के चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे प्यार भरी आवाज में पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो अब भी उसकी फिक्र कर रही है, और ये देखकर वूजो भी हैरान हो जाता है कि क्विंग मो अपने हस्बैंड को अभी भी इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है। तभी हम क्विंग मो को देखते हैं, जो वूजो को शांत देखकर उसे कुछ बोलने को कहती है। तो इस पर वूजो फ्लर्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले दर्द हो रहा था, बट अपनी वाइफ को देखने के बाद दर्द बंद हो गया। ये सुनकर क्विंग मो शर्माते हुए वहां से जाने लगती है, और वो उसे अपने साथ मेंशन चलने को कहती है, जिस पर वो भी उसके साथ जाने लगता है। उन्हें वहां से जाता देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि क्विंग मो ने उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया, जबकि वो अपनी वेडिंग से पहले किसी और के बिस्तर पर था, और अब तो वो इस ब्रॉटल में भी रंगे हाथ पकड़ा गया। तभी हम देखते हैं कि कोई उन दोनों को रुकने के लिए कहता है। तो इस पर क्विंग मो कहती है कि जी ग्वांगपिंग, ये क्या कर रहे हो। फिर हमें ग्वांगपिंग दिखाया जाता है, और वो कहता है कि वो यहाँ वूजो के लिए आया है, और वो वूजो से कहता है कि क्या तुम औरतों के पीछे ही छिपना जानते हो। ये सुनकर वूजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो उसके पास जाकर उसकी हेड में उंगली मारते हुए कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस के मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ की इच्छा रखते हो। इस पर वो भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वूजो ने उसकी मन की बात को इतनी आसानी से समझ लिया। वूजो उससे कहता है कि क्या हुआ, मैंने सही गैस कर लिया है, इसलिए तुम्हारी बोलती बंद हो गई। इस पर ग्वांगपिंग चिल्लाते हुए टॉपिंग चेंज करने के लिए मना करते हुए नेक्स्ट मंथ होने वाली सभी फैमिलीज की फाइट के लिए चैलेंज करता है, और अगर वो हारता है तो उसे क्विंग मो को डिवोर्स देना होगा। इस पर वूजो अपनी वाइफ पर बेट लगाने के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं अपनी वाइफ को किसी भी बेट में नहीं लगाने वाला। फिर वो ये बोलते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी उसकी वाइफ की डिजायर करेगा वो इस फाइट में मारा जाएगा। सुनकर ग्वांगपिंग भी डर जाता है। तभी क्विंग मो वूजो को आवाज देती है। तो इस पर वूजो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से चलने का कहता है, और उन दोनों को वहां से जाता देख ग्वांगपिंग सोचता है कि अचानक वूजो में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, जो वो इतनी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा था। फिर ग्वांगपिंग क्रीपी से स्माइल देते हुए सोचता है कि वो इस फाइट में वूजो को खत्म करने के बाद क्विंग मो को अपनी स्लेव बना लेगा। अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने वूजो को मार खाने पर बेट लगाई थी, और उसके बेट हारने की वजह से लोग उसे पोटी खाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। इस पर वो रोते हुए कह रहा होता है कि वो ये नहीं खा सकता। तो इस पर लोग उसे जबरदस्ती वो खिलाने लगते हैं, और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टार्टिंग में हमें कोई मेंशन दिखाया जाता है जहां कोई जीली वूजो पर गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे एनिमल बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वूजो ने उनका सिर शर्म से झुका दिया। बट हम तो जानते हैं कि उनका सिर तो रियल वूजो ने शर्म से झुकाया था। फिर हम वूजो को देखते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हुए कोई जीली से शांत होने के लिए कहते हुए बोलता है कि फादर इन लॉ, आप टेंशन ना लें, मैं फ्यूचर में हार्ड वर्क करके
क्विन फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस ला दूंगा। फिर वो हंसते हुए सोचने लगता है कि अब तो उसके पास बाउल भी है, वो जल्दी से कल्टीवेट करके बहुत पावरफुल हो जाएगा। तभी क्विन ज़िली वूज़ो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हार्ड वर्क, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर वो कहते हैं कि तुमने 2 महीने पहले कहा था कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हो, तो मैंने 1000 टेल्स खर्च करके तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड खरीदी जिसे तुमने बेच दिया। और जब 1 महीने पहले तुमने कहा था कि तुम टाओइज्म प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैंने 3000 टेल्स खर्च करके तुम्हारे लिए बुक खरीदी और तुमने उसे एज अ टॉयलेट पेपर यूज किया था। और वो वूज़ो पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हार्ड वर्क का यही मतलब होता है। तभी उसकी मदर इन लॉ उसके फादर इन लॉ से कहती हैं कि ये सब आपकी गलती है, आपने हमारी बेटी की शादी इससे क्यों की। इस पर क्वीन ज़िली चेयर पर बैठते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि किसे पता था कि ये इतना होपलेस होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ग्वांगपिंग आ जाती है, जो इन यूजलेस टॉपिक्स को बंद करने का कहती है, क्योंकि अब तो वो ऑलरेडी मैरिड है। फिर वो वूज़ो से कहती है कि हमारी क्वीन फैमिली ग्वांगपिंग से बैट जीतने में तुम्हारी हेल्प करेगी, और वो इस कंपटीशन को सीरियस लेने का कहती है, क्योंकि ये कंपटीशन लाइफ और डेथ का होने वाला था। और वो वूज़ो को अपनी हैबिट्स चेंज करने का भी कहती है, जिस पर वूज़ो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, माय डियर वाइफ, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? ये सुनकर कुइमो शर्माते हुए वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख वूज़ो उसे रोकने की कोशिश करता ही है कि उसके फादर इन लॉ उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं, जिस पर वो हाथ जोड़ते हुए पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वो वूज़ो को पनिशमेंट देते हुए सारी रातें वेयर हाउस में बिताने को कहते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर भी नहीं आओगे। ये सुनकर वूज़ो यस यस करता हुआ वहां से भाग जाता है। फिर हम क्वीन ज़िली को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को बताते हैं कि माओ और ली फैमिली ने कुछ स्वॉर्ड्समैन को हायर किया है, जिनकी स्वॉर्ड्स का इंटेंट काफी ज्यादा होने की वजह से उनकी स्वॉर्ड्स काफी बेहतर हैं। और क्वीन ज़िली को भी नहीं पता होता है कि उनको ये स्वॉर्ड्समैन कहाँ से मिल रहे हैं। फिर वो वूज़ो के बारे में कहते हैं कि वो भी यूजलेस है, और अगर टाइम पर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो उनकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। जिस पर उनकी वाइफ बोलती हैं कि हम पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि इन दोनों फैमिलीज को ये स्वॉर्ड्समैन कहाँ से मिल रहे हैं। तो वहीं हम वूज़ो को देखते हैं, जो उनकी ये बातें सुन लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है कि उसके पास जो डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल है, शायद वो स्वॉर्ड इंटेंट को कंटेन करने में हेल्प कर सकता है, जिससे कि क्वीन फैमिली की हेल्प हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन मैंशन में कोई एंटर करने की कोशिश करता है, जिसे गेट कीपर अंदर जाने से रोकता है, तो वो लोग गेट को तोड़ते हुए उस गेट कीपर को दूर फेंक देते हैं। तो ये देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर माओ और ली फैमिली के मेंबर्स क्वीन फैमिली की आर्म इंडस्ट्री को खरीदने के लिए आए होते हैं, जो कि क्वीन फैमिली का फाउंडेशन होता है। तभी हम क्वीन ज़िली को देखते हैं, जो मेन एंट्रेंस के गेट को टूटा देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। तो अब हम माओ और ली फैमिली के हेड को देख पाते हैं। तो वहीं माओ फैमिली के हेड का नाम माओ जेन और ली फैमिली के हेड का नाम वांग फेंग होता है, और वो दोनों गेट को तोड़ने के लिए माफी मांगते हुए क्वीन फैमिली से उनकी आर्म इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री में मर्ज करने की बात करते हैं। जिस पर क्वीन ज़िली गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली के पास स्वॉर्ड इंटेंट को कंटेन करने का फॉर्मूला आ गया है, तो तुम हमें खत्म करने के काबिल हो गए हो। जिस पर माओ जेन हंसते हुए कहता है कि मार्केट में वेपन्स के 70% खरीदार तो हमारी दोनों फैमिली से ही वेपन खरीदते हैं, और ये बात तो तुम भी बखूबी जानते हो। तभी वांग फेंग क्वीन ज़िली से कहता है कि क्या तुम्हारे स्वॉर्ड्स में भी हमारी स्वॉर्ड्स की तरह स्वॉर्ड इंटेंट है। इस पर वो थोड़ा परेशान होते हुए हाँ कहते हैं। इस पर वो उन वेपन्स को बाहर लाने के लिए कहते हैं, ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सकें, और विटनेस के तौर पर वहां कई सारे लोग खड़े होते हैं। और अब ये बात क्वीन फैमिली की रेपुटेशन पर बन जाती है, और लोग बात करने लगते हैं कि शायद क्वीन फैमिली की स्वॉर्ड्स में कोई दम नहीं रहा, इसलिए वो अपने वेपन्स को शो नहीं करेंगे। ये सुनकर क्वीन ज़िली नई बनी हुई स्वॉर्ड्स को शो करने का सोचते हैं, बट उन्हें भी डाउट होता है कि उनकी स्वॉर्ड्स माओ और ली फैमिली की स्वॉर्ड्स के आगे नहीं टिक पाएंगी। बट कोई और चारा न होने की वजह से वो क्वीन शैन को न्यूली फॉर्ज्ड स्वॉर्ड्स के बैच को लाने का ऑर्डर देते हैं। जिस पर वो क्वीन ज़िली से कहता है कि मास्टर, हमारी स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड इंटेंट को बिल्कुल भी कंटेन नहीं किया है, और अगर हम उनको यहाँ पर लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। जिस पर क्वीन ज़िली उसे बकवास बंद करके स्वॉर्ड के बैच को लाने का कहते हैं। तो वहीं हम वूज़ो को देखते हैं, जो छिपकर इनकी ये बातें सुन रहा होता है, और वो अपने फादर इन लॉ की हेल्प करने के लिए जल्दी से आर्मरी रूम ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्मी रूम को दिखाया जाता है, जहां वूज़ो अपने सामने स्वॉर्ड्स का पूरा पहाड़ देखता है, और वो उनमें से एक स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। फिर वो अपने डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड में स्वॉर्ड इंटेंट को डाल देता है, जिससे वो स्वॉर्ड पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इस पर वूज़ो सोचता है कि डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल तो उसके लिए काफी यूजफुल है, और इसकी हेल्प से वो कई सारी स्वॉर्ड के इंटेंट को एनहेंस कर सकता है। फिर वो वहां रखी हुई सभी स्वॉर्ड्स की तरफ देखता है, तो इतनी सारी स्वॉर्ड्स को देखकर वो उनमें से कुछ स्वॉर्ड्स को अपने लिए रखने का सोचता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन बाउल के लिए उसे मेटल की जरूरत थी। तभी वहां पर क्वीन शेन आ जाता है, और वूज़ो को वहां देखकर उसे लगता है
कि क्विन फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है और वूजो फिर से इन शॉर्ट्स को चुराने के लिए यहाँ आया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि वो रियल वूजो के बारे में बात कर रहा है। तभी हम वूजो को देखते हैं जो बड़े ही शान से कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ इन शॉर्ट्स को बाहर ले जाने में आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और वो इन शॉर्ट्स को अमेजिंग बताते हुए इन शॉर्ट्स को देखने को कहता है। फिर वूजो इन शॉर्ट्स में भी स्वॉर्ड एंड टैन को डाल देता है। इसके बाद वो कुनशेन से इन शॉर्ट को बाहर ले चलने के लिए कहता है और वो शॉर्ट्स को कुंजीली के सामने लाकर रख देता है, जिस पर कुंजीली उन दोनों को खुद से ही इन शॉर्ट की क्वालिटी चेक करने को कहते हैं, जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्विन फैमिली की शॉर्ट्स बेकार हैं और वो इनकी खूब इंसल्ट करेंगे। तभी हम माओजेन को देखते हैं जो अपनी शॉर्ट से इन शॉर्ट को हिट करते हुए खुश हो रहा होता है। तो इधर कुंजीली के साथ साथ कुनशेन को लगता है कि आज उनकी 100 साल पुरानी रेपुटेशन खत्म होने वाली है। तो वहीं वूजो को देखते हैं जो हंस रहा होता है क्योंकि आज ये दोनों यहाँ से एम्बेरस होकर जाने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि माओजेन की स्वॉर्ड हिट करते ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। ये देखकर माओजेन के साथ साथ वांग फेंग और कुंजीली भी शौक रह जाते हैं कि उनकी स्वॉर्ड का इंटेंट इतना ज्यादा कैसे हो गया। फिर कुंजीली अपनी स्वॉर्ड की पावर को देखकर खुश हो जाते हैं कि अब वो मार्केट में अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो वहीं ये देखकर लोगों को लगता है कि क्विन फैमिली के पास हमेशा से ही इतने हाई क्वालिटी के वेपन्स थे, बट वो किसी आउटसाइडर के सामने शो नहीं करना चाहते थे। तो वहीं ये दोनों अपने हाथ में टूटी हुई तलवार पकड़े हुए सोच रहे होते हैं कि वो क्विन फैमिली के बारे में गलत थे, क्योंकि वो तो इनसे कई गुना पावरफुल है। तभी कुंजीली इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो। इस पर वो दोनों माफी मांगते हुए कहते हैं कि शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों क्विन फैमिली को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कहकर वहां से जाने लगते हैं। तो इस पर वूजो उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं कि वूजो उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ आए और हमारे वेपन्स की टेस्टिंग की, बट तुमने क्विन मैंशन के गेट को तोड़ा, इसलिए तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। जिस पर वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वहीं कुंजीली को लगता है कि वूजो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तभी वूजो बोलता है कि तुमने हमारा गेट डिस्ट्रॉय किया, इसलिए तुम हमें 10,000 सिल्वर टेल्स पे करोगे। 10,000 सिल्वर टेल्स का सुनते ही वो दोनों हैरत में पड़ जाते हैं कि इस गेट की कीमत इतनी ज्यादा है। जिस पर वूजो बताता है कि ये डोर सदियों पुरानी फीनिक्स पेड़ की लकड़ी से बना है, जो कि ठंडे पहाड़ों पर पाया जाता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सालों का समय लगा और कई सारे खरीदारों होने के बावजूद इसे खरीद कर केयरफुली लाने में काफी सारा धन खर्च हुआ था और इसमें तो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस ही इंक्लूड है। इस पर वहां खड़े लोग भी इस प्राइस को सही बताने लगते हैं क्योंकि फीनिक्स ट्री काफी महंगा होता है। ये सुनकर कुंजीली भी खुश हो जाते हैं कि वूजो को उनकी फैमिली की इतनी केयर है। तभी माओजेन वूजो को क्विन फैमिली का पेट बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि वूजो इस फैमिली में कोई रेपुटेशन नहीं रखता है। तभी कुंजीली उसे जुबान संभाल कर बात करने को कहते हैं क्योंकि वूजो उनका सन इन लॉ है। इस पर माओजेन को गुस्सा आता है, जिसे वांग फेंग रोकते हुए इस मैटर को यहीं खत्म करने का बोलते हुए 5-5 हजार सिल्वर टेल्स देने को कहता है। जिस पर वो दोनों 5-5 हजार सिल्वर टेल्स देते हुए वहां से जाने लगते हैं। तो 10,000 सिल्वर टेल्स देखकर वूजो खुश होते हुए सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कम मांग ली है, क्योंकि इन्हें 10,000 सिल्वर टेल्स देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुमने समझने में मिस्टेक कर दी, मैंने तो तुम दोनों को 10-10 हजार सिल्वर टेल्स देने के लिए कहा था। ये सुनकर वो फिर से शॉक हो जाते हैं। तो वहीं कुंजीली भी उन्हें पे करने के लिए कहते हैं और वहां पर कुंजीली के रॉयल गार्ड्स बिलीफ F4 आ जाते हैं, जिन्हें वहां देखकर वूजो भी हैरान होता है कि उसके फादर इन लॉ के पास ये ब्यूटीज भी तो हैं। वहीं ये दोनों वूजो को मनी पे कर देते हैं क्योंकि वो विली F4 को हैंडल नहीं कर सकते थे। पैसे लेने के बाद वूजो दोबारा विजिट करने के लिए कहता है और बताता है कि मेन एंट्रेंस के पास एक एंटीक वाच है जिसका कॉस्ट वो ओनली 5,000 सिल्वर टेल्स बताता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो ये डॉग है वो वांग काई है और वो एक्सपेंसिव है क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है, इसलिए इसका कॉस्ट वो 50,000 सिल्वर टेल्स बताता है और उसके सिर पर बैठे कॉकरोच का कॉस्ट वो सिर्फ 1,000 सिल्वर टेल्स बताता है। ये सुनकर माओजेन और वांग फेंग वहां से डरकर भाग जाते हैं क्योंकि वूजो तो कॉकरोच का भी कॉस्ट लगा रहा था। तो माओ और ली फैमिली के हेड की ऐसी हालत देखकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर कुंजीली खुश होते हैं कि वूजो पहले के मुकाबले काफी बदल चुका है। फिर वो उदास हो जाते हैं क्योंकि आज उनका सीक्रेट एक्सपोज होने ही वाला था। तो वहीं 20,000 टेल्स को देखकर वूजो खुश होता है क्योंकि इनकी हेल्प से वो काफी सारा मेटल खरीद कर कल्टीवेट कर सकता था। तभी उसके हाथों से वो 20,000 टेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं जो कि कुंजीली ने उससे ले लिए थे और वो वूजो को वापस वेयर हाउस में जाने के लिए कहते हुए उसे पीछे से एक लात मारते हैं। तो वहीं वूजो को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये 20,000 टेल्स उसने उनसे लिए थे
और उसके फादर इन लॉ ने उससे ले लिए। तो वूजो में चेंजेस देखकर क्वीन ज़िली को लगता है कि शायद वूजो थोड़ी एजुकेशन के बाद क्वीन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लायक बन सकता है। तो वहीं वूजो अभी भी 20,000 टेल्स के लिए रो रहा होता है। अगले सीन में क्वीन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहां क्वीन ज़िली क्वीन शेन से स्वॉर्ड के इंटेंट के बारे में पूछते हैं कि इन्हें किसने टच किया था, जिस पर वो बताता है कि इन स्वॉर्ड को उसने और यंग मास्टर ने टच किया था। तो वूजो का नाम सुनते ही क्वीन ज़िली को लगता है कि वूजो तो ये नहीं कर सकता है, शायद ये उसके फादर बिग ब्रदर जू ने किया होगा। फिर हमें वेयर हाउस दिखाया जाता है, जहां वूजो बैठकर सोच रहा होता है कि उसके पास तो अब मनी भी नहीं है, ऊपर से उसे वेयर हाउस में लॉक भी कर दिया गया है। और वो रोते हुए मेटल के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसे वो कहां से मिल सकता है ताकि वो कल्टीवेट कर सके। उसी टाइम उसकी नजर सामने की तरफ जाती है तो वहां काफी सारा स्क्रैप पड़ा होता है। तो इतने सारे डैमेज वेपन्स को देखकर वो खुश हो जाता है और उसके लिए ही ऐसा होता है कि मानो जब आप पॉटी करने वाले हो और आपको कोई टॉयलेट पेपर लाकर दे दे, और ये सब उसके लिए किसी हेवन से कम नहीं होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वूजो ने अपने लिए सारा सामान कलेक्ट कर लिया होता है। फिर हम वूजो के कलेक्ट किए हुए स्वॉर्ड्स को देख पाते हैं, जो किसी पहाड़ से कम नहीं होती हैं। और अब वो कल्टीवेट करने के लिए अपना रीइंकार्नेशन बाउल को बाहर निकालता है, और इसी के साथ बाउल सारे मेटल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे निकलने वाली एनर्जी वूजो की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे उसकी सभी 9 मेरिडियंस टूट जाती हैं, और अब वो वाइटल एनर्जी रियल्म के पीक पर पहुंच जाता है। इसके बाद हमें इंपीरियल रूम में उसी मोटी औरत को दिखाया जाता है, जो ली और शेन को फिर से आने के लिए कहती है। फिर हमें शी शेन और शी ली को दिखाया जाता है, जो वूजो के फ्रेंड्स होते हैं, और वो दोनों ब्रदर्स भी होते हैं। तभी उनके सामने कोई आ जाता है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं जी ग्वांगपिंग होता है, और वो उनकी तरफ 100 सिल्वर टेल्स की थैली फेंकते हुए उन्हें किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। 100 सिल्वर टेल्स को देखकर ये दोनों टारगेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर ग्वांगपिंग उन्हें क्वीन फैमिली के वूजो का नाम बताता है। वूजो का नाम सुनते ही ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं और मना करते हुए कहते हैं कि वूजो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्वांगपिंग शी शेन और शी ली को वूजो के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं क्योंकि वूजो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। जिस पर ग्वांगपिंग कहता है कि तुम लोगों को अपना फ्रेंड प्यारा है, जबकि तुम काफी सारा पैसा कमा सकते हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वूजो हमारा स्वर्ण ब्रदर है और हम उसके साथ लॉयल हैं, हम साथ में जीते और मरते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो तुम्हें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना होगा, जिससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों सिर्फ पैसे के दोस्त हैं। जिस पर ग्वांगपिंग इन दोनों को 500 सिल्वर टेल्स और दे देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं डन हो जाता है। तो वहीं हम वूजो को कल्टीवेट करता देखते हैं, जो वाइटल एनर्जी के 9th गेट पर पहुंच जाता है, जिस पर पहुंचने के बाद एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जबरदस्त पावर को हासिल कर लेता है। और वो आंखें खोलते हुए सोचता है कि बाउल की लिक्विड एनर्जी के साथ उसकी पावर का एक लेवल 3 बुल्स के बराबर हो गया है। फिर वो अपनी 9 मेरिडियंस की पावर को कैलकुलेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी पावर 27 बुल्स के बराबर हो गई है, जिस पर वो खुद को बुल किंग समझने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वेयर हाउस का गेट तोड़ते हुए वहां पर शी शेन और शी ली आ जाते हैं, और आते ही वो ज़ू पर अटैक कर देते हैं। फिर वो वियर्ड सा पोज देने लगते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों आदमी है आदमी से प्यार करते हैं, आई मीन गे है। फिर हम वूजो को देखते हैं, जो इनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ शायद मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट करने नहीं आए हो, जिस पर वो उसे सही बताते हुए उसके डेथ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। जिस पर वो कहता है कि हम लोग तो गुड ब्रदर्स है ना। तो ब्रदर्स का सुनकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ घूमने और ड्रिंक करने से तुम हमें अपना ब्रदर समझते हो, तुम वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सुनकर वूजो मास्टरमाइंड के बारे में पूछते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं हमारी फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पर शी शेन बोलता है कि हमारी पास्ट फ्रेंडशिप को देखते हुए हमने तुमसे काफी बात कर ली, और अच्छा यही होगा कि तुम खुद से ही अपनी लाइफ को खत्म कर दो ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस पर वूजो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। इस पर वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं और शी शेन को लगता है कि वूजो शायद पागल हो गया है। तो वहीं शी ली मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अचानक से इतने स्ट्रांग हो गए क्या। फिर शी ली वूजो को एक नाइफ देते हुए उसे ट्राई करने का बोलता है, जिस पर वो उसे प्रोवोक करने के लिए मना करता है। ये देखकर शी शेन सोचता है कि शी ली की पावर वाइटल एनर्जी की 6 गेट की है और वूजो तो काफी कमजोर है, इसलिए वो शी ली के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो शी ली को वूजो के साथ खेलने के लिए मना करते हुए उसे जल्दी से खत्म करने को कहता है। बट जैसे ही वो शी ली को देखता है तो ये देखकर वो डर जाता है कि वूजो ने एक ही बार में शी ली को उसके ही नाइफ से किल कर दिया। इधर हम वूजो को देखते हैं, जो शी शेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था,
इस पर शीशन घुटनों पर बैठते हुए वूजो से माफी मांगने लगता है, क्योंकि जब शीली वाइटल एनर्जी के 6 गेट पर होने के बावजूद भी वूजो के सामने नहीं टिक पाया, तो वो तो शीली से भी काफी वीक है। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए शीशन के फेस पर अपना नाइफ रख देता है और फिर से मास्टरमाइंड के बारे में पूछते हुए 2 नाम लेता है, जो कि लिन क्वेंगसी और जिक वांगपिंग होते हैं। तो इस पर शीशन वांगपिंग का नाम लेते हुए वूजो से अपनी पुरानी फ्रेंडशिप के लिए उसकी जिंदगी बख्शने के लिए कहता है। इस पर वूजो हंसते हुए उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारते हुए नेक्स्ट लाइफ में मिलने का कहता है। इस पंच से शीशन दूर जा गिरता है और इसी के साथ वूजो की 27 बुल्स वाली पावर की भी टेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें आसमान दिखाया जाता है। फिर हम वूजो के सामने उन दोनों को डेड देखते हैं और उन दोनों को डेड देखकर वूजो सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी वूजो को बेल्स की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहां ऊपर की तरफ एक लड़की बैठी होती है और उसे वूजो इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहती है कि आखिर किसे पता था कि क्वीन फैमिली का यूजलेस सन इन लॉ एक्चुअल में एक मार्शल आर्ट का मास्टर होगा। फिर हमें वूजो की मेमोरी से इसका नाम पता चलता है, जो कि डाई याओ याओ होता है और ये क्वीन फैमिली की स्पेशल हायर्ड मार्शल आर्ट टीचर होती है। फिर वो वूजो के पास आकर कहती है कि बिना किसी रीजन के तुम खुद को यूजलेस प्रिटेंड करते हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। और उसके वूजो को टच करते ही वूजो का यिन यांग मेडिकल स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे काफी सारे मेडिकल टिप्स भी मिल रहे होते हैं। फिर हम डाई याओ याओ को देखते हैं जो वूजो को चुप देखकर उसे बोलने को कहती है, जिस पर वूजो मुस्कुराते हुए उसे इसके लिए फिक्र न करने को कहता है और फिर उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बीमारी को क्योर नहीं किया गया तो मुझे डर है कि तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहोगी। अपनी बीमारी का सुनकर वो भी शॉक हो जाती है कि वूजो ने इजिली उसकी इलनेस को फाइंड कर लिया, जिस पर वूजो खुद पर बहुत प्राउड फील करने लगता है। फिर हम वूजो की इनर वॉइस को सुन पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वूजो जब भी किसी को टच करेगा तो यिन यांग मेडिकल स्क्रोल से उसे उसकी बीमारी को पता चल जाएगा और यिन यांग टिप से वो उसे हील भी कर पाएगा। तभी हम डाई याओ याओ को देखते हैं जो वूजो को स्मार्ट बोलती है, जिस पर वो खुद को एवरेज बताता है। तो वहीं डाई याओ याओ सोच रही होती है कि अगर उसकी इलनेस के बारे में किसी को पता चल गया तो उसके एनिमीज उस पर अटैक कर देंगे और वो वूजो को यहीं खत्म करने का सोच रही होती है, क्योंकि वो इस बात को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। फिर हम वूजो को देखते हैं जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कार्डियक प्रॉब्लम को क्योर कर सकता हूँ और डाई याओ याओ के हाथ में एक नाइफ भी होता है जिससे वो वूजो पर अटैक करने वाली होती है, बट क्योर का सुनते ही वो तुरंत वहीं रुक जाती है। तो वहीं वूजो शर्माते हुए कहता है कि मुझे वुमेन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसके लिए रुपए चार्ज करने वाला हूँ, जिस पर डाई याओ याओ उसके पेमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो सीरियस होते हुए 3 फिंगर्स दिखाता है, जिस पर डाई याओ याओ को लगता है कि वूजो क्योर करने के लिए 3 लाख टेल्स मांग रहा है और ये डील उसके लिए काफी अच्छी भी होती है। तो वहीं वूजो सुपर सीरियस होते हुए कहता है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं इस क्योर के लिए 300 सिल्वर टेल्स चार्ज करने वाला हूं और मैं ये कैश भी लूंगा। 300 सिल्वर टेल्स का सुनकर डाई याओ याओ खुश हो जाती है, क्योंकि वूजो ने वाकई बहुत कम प्राइस रखा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो ट्रेडिंग में वाकई बहुत बेकार है। तो वहीं वूजो को लगता है कि उसने काफी अच्छी डील कर ली है। तो वहीं डाई याओ याओ खुश होते हुए वूजो से ट्रीटमेंट का डेमो देने को कहती है, क्योंकि वो इसके रिजल्ट्स को देखना चाहती थी। इस पर वूजो भी रेडी हो जाता है। इसके बाद हम वूजो की इनर वॉइस को देख पाते हैं जो इस डील को रियल बार्गेन समझ रहा होता है, क्योंकि यिन यांग मेडिकल स्क्रोल की हेल्प से क्योर करना काफी सिंपल था। तो वहीं वूजो इन 300 सिल्वर टेल से काफी सारे मेडल खरीदने वाला था। फिर डाई याओ याओ अपनी ड्रेस को लूज करते हुए वूजो को इसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलती है। फिर हम इन दोनों की डेविल इनर वॉइस को देख पाते हैं जो इस ट्रेड को लेकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से ग्रेट बार्गेन किया था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेयर हाउस को देखते हैं जहां वांग काई भी बैठा होता है। तभी वूजो डाई याओ याओ को अपना कोट उतार कर लेटने को कहता है, तो वहीं वांग काई भी ये सब छिप कर देख रहा होता है। तभी डाई याओ याओ ऊपर से अपनी ड्रेस को लूज करके जमीन पर लेट जाती है और वूजो से पूछती है क्या ये सही है। बट हम वूजो को देखते हैं जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है और डाई याओ याओ के पूछने पर वो खुद को ठीक बताता है। तो वहीं वांग काई भी ये देखकर शॉक हो जाता है और भागकर डाई याओ याओ की तरफ जाने लगता है। वांग काई को आता देख वूजो सोचता है कि वांग काई यहाँ क्या कर रहा है। तो वहीं वांग काई डाई याओ याओ के पास आकर उसके पैरों को देखकर शर्माने लगता है। वांग काई को ऐसा करता देख डाई याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं ये देखकर वूजो को जलन हो रही होती है। इधर वांग काई डाई याओ याओ के पैर को चाटते हुए सोच रहा होता है कि ये लेजेंडरी जेड फुट है और अब वो खुशी से मर सकता है। तभी डाई याओ याओ उसे लात मारती है जिससे वो छत तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है और अब आप समझ ही सकते हैं कि वांग काई के साथ क्या हुआ होगा। फिर वूजो वांग काई को सैल्यूट करके रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि वांग काई
तुमने वो कर दिखाया है जो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं और कभी कर नहीं पाते। तुम्हारे अचीवमेंट्स को ये वर्ल्ड याद रखेगा। और वो मेज का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। वूजो को बकवास करते देख डाई याओ याओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे ट्रीट करोगे भी या नहीं, जिस पर वो मुंडी लाते हुए ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। और वो डाई याओ याओ को अपना चेहरा दूसरी ओर करके बैठने को कहता है, क्योंकि सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पीठ पर होते हैं, जिस पर वो भी अपनी ड्रेस को लूज करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये सीन देख वूजो के मुंह में पानी आने लगता है और सोचता है कि इसकी पीठ कितनी साफ और सुंदर है, क्यूपिंग करके तो ये वेस्ट हो जाएगी। तभी डाई याओ याओ से आराम से करने को कहती है, क्योंकि वो इससे होने वाले पेन से डर रही थी। इस पर वो इविल स्माइल देते हुए फिक्र ना करने को कहता है और कहता है कि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट तुम्हारी इलनेस को क्योर करेंगे और मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर ही एम करूंगा। वैसे भी मैं एक प्रोफेशनल हूँ और इसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो पहले निडल लगाता है तो दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। फिर वो आगे का ट्रीटमेंट करने लगता है और डाई याओ याओ सोचती है कि अगर उसने मेरी इलनेस को क्योर कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अगर ये सब उसका एक ढोंग हुआ या इसके कोई गलत इरादे हुए तो मैं इसे इसकी फैमिली के साथ मार दूंगी। तभी वूजो उस पर 100 निडल लगाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन होता है और हम उसकी ब्यूटी को फ्रंट से भी देख पाते हैं। तो वहीं वो सोचती है कि ये लास्ट निडल है और सोचती है कि ये निडल टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर्स के जरिए ही यूज की जाती है, यानी कि वो वूजो को प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रही होती है। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जिसके हाथ में एक और निडल होती है और वो उसे लास्ट निडल बोलते हुए डाई याओ याओ के पिछवाड़े में लगा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो ने ये निडल बस मजे लेने के लिए लगाई थी, क्योंकि एक्यूपंक्चर तो पहले ही खत्म हो गया था और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी पीठ पर होते हैं। फिर वूजो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बारे में बताते हुए उसे अपने कपड़े पहनने को कहता है, क्योंकि अगर किसी ने भी उन्हें ऐसे देख लिया तो उसे लगेगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे होंगे। तभी डाई याओ याओ की बॉडी से डार्क एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि अब उसकी इलनेस क्योर हो चुकी है। फिर हम वूजो को देखते हैं जो थक गया होता है और उसके शोल्डर्स भी दर्द कर रहे होते हैं और उसे देखकर डाई याओ याओ सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि लीना सिटी में एक जीनस यंगस्टर भी होगा, और सोचती है कि इसने इतने टाइम तक खुद को एज अ यूजलेस शो किया, जरूरी है कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तभी वूजो उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो, क्या तुम मुझे पे नहीं करना चाहती हो। इस पर वो कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स अमेजिंग है और अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। इस पर वूजो कहता है ये सब बेकार है, 300 सिल्वर टेल्स, न कम न ज्यादा। इस पर वो हंसते हुए सोचने लगती है कि 300 सिल्वर टेल्स तो पहले ही काफी कम है, अब मैं इसमें और क्या कम करूं। तभी वूजो कहता है कि अब हम दोस्त हैं इसलिए मैं 1 सिल्वर कम कर रहा हूं। इसका मतलब वूजो को 299 सिल्वर टेल्स मिलने वाले थे और वो वूजो को पेमेंट कर देती है। 299 सिल्वर टेल्स को देखकर वूजो खुश हो ही रहा होता है कि तभी डाई याओ याओ उससे कहती है कि अगर तुम सिल्वर टेल्स नहीं लोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करूंगी। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो। इस पर डाई याओ याओ सोचती है कि ये कितना अनरोमांटिक है। फिर वो वूजो को दोबारा रुपए अर्न करने के लिए ऑफर देते हुए एक नई डील के लिए पूछती है। एक और डील का सुनकर वूजो खुश हो जाता है। फिर डाई याओ याओ कहती है कि किसी की बॉडी में पॉइजन है और अगर तुम उसे डिटॉक्सिफाई करोगे तो मैं तुम्हें 100 सिल्वर टेल्स पे करूंगी। 100 टेल्स का सुनकर वूजो कहता है कि मेरी रेपुटेशन और स्किल्स के मुताबिक कम से कम मैं 500 सिल्वर टेल्स चार्ज करूंगा। इस पर वो 300 सिल्वर टेल्स देने के लिए तैयार होती है। इस पर वूजो डील को डन कर देता है और उसे जल्दी से अपने साथ ले जाने लगता है और सोचता है कि उसने फिर से एक अच्छी डील की है। तो वहीं डाई याओ याओ सोचती है कि ये वाकई स्टूपिड है। तो वहीं हम वांग काई को देखते हैं जो अभी भी सुंदर सपने देख रहा होता है। तभी डाई याओ याओ पूछती है कि तुमने तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को एम किया था, बट लास्ट वाली निडल में बहुत दर्द क्यों हुआ। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे बट बहुत अट्रैक्टिंग है, बस इसीलिए मैंने वो लगा दी थी। वूजो ने मजे लेने के लिए उसके पिछवाड़े पर निडल लगाई थी। ये जानकर वो वूजो पर चिल्लाते हुए उसे मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम चांद और पहाड़ों के बीच एक मेंशन को देखते हैं जहां डाई याओ याओ और वूजो एक रूम के सामने खड़े होते हैं और डाई याओ याओ वूजो को वहीं रुकने को कहते हुए उस रूम में चली जाती है। और जैसे ही वो एंटर करती है तो हम देखते हैं कि वहां एक लड़का बेड़ियों में बंधा हुआ होता है जिसका नाम यू फेंग होता है। और डाई याओ याओ की आवाज देने पर जब वो सामने की तरफ देखता है तो डाई याओ याओ को अपने सामने देखकर वो डर जाता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पर डाई याओ याओ उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। फिर वो बताती है कि जब वो बीमार थी तब उसकी इलनेस के बारे में यूफेंग को पता चल गया और कहीं वो इस बात को लीक ना कर दे इसलिए उसने यूफेंग को बंदी बनाकर रख लिया। फिर वो यूफेंग से कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड किया है और मैं तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करूंगी। इस पर वो सोचता है कि आज ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। उसे शांत देखकर डाई याओ याओ कहती है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो। इस पर वो नील डाउन करते हुए उसके पैरों को पकड़कर रोते हुए उसे और ज्यादा टॉर्चर ना करने को कहते हुए खुद को फ्री करने को कहता है।
इस पर वो ये कहती है कि तुमने फियर को काफी एक्सपीरियंस कर लिया है, और वो उसकी बेड़ियां खोल देती है। खुद को फ्री देखकर यू फेंग खुश हो ही रहा होता है कि तभी डाई याओ याओ कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस करो तभी मैं तुम्हारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करूंगी। इस पर वो कहता है कि मेरे अंदर पॉइजन मेरे बायोलॉजिकल डैड से आया है, जिसे मैंने सभी फेमस डॉक्टर्स को दिखाया, बट इसे किसी ने भी क्योर नहीं कर पाया। इस पर डाई याओ याओ सोचती है कि जब वो मेरी सिवियर इलनेस को क्योर कर सकता है तो वो इसके पॉइजन को भी क्योर कर सकता है। तभी यू फैंग फिर से डाई याओ याओ के पैर पकड़ लेता है और उसकी बड़ाइयां करने लगता है। उसे बार बार नील डाउन करता देख वो सोचती है कि क्या ये नीलिंग क्लैन से है। फिर वो उसे बाहर लाते हुए सोचती है कि ये बहुत बोलता है, सच में मुझे इसे मार देना चाहिए। उसे बाहर आता देख वूज़ो सोचता है कि फाइनली ये बाहर आ गई। उसके हाथ में यू फैंग को देखकर वूज़ो उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो यू फैंग को सामने फेंकते हुए उसके बारे में बताती है। इस पर वूज़ो ये यांग मेडिकल स्क्रोल्स की हेल्प से उसे चेक करता है और बताता है कि ये तो वेनेरियल डिजीज से सफर कर रहा है। अपनी डिजीज का सुनकर वो वूज़ो पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ये बीमारी तुम्हें है, तुम्हारी पूरी फैमिली को है। इस पर वूज़ो ये सोचते हुए उसे सही कहता है कि कस्टमर्स हमेशा सही होते हैं। फिर यू फैंग रोते हुए बताने लगता है कि ये सब मेरे फादर की गलती है, मुझे वुमेन्स को टच करने से रोकने के लिए ही उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे एक लेडी को टच किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर वूज़ो को गुस्सा आता है कि ये इस तरह की हरकतें इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसने 3 दिनों से वुमेन्स को टच नहीं किया है। ऐसे तो मैं वर्जिन हूं, तो मुझे तो नदी में कूद कर मर जाना चाहिए। तभी वो वूज़ो से पूछता है कि क्या तुम मेरी इलनेस को सच में क्योर कर सकते हो। इस पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये कोई सिविरल इलनेस नहीं है, मेरी निडल्स तुम्हें क्योर कर देंगी। फिर वो उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो उसे क्योर कर सके। उसका इतना कहना ही था कि यू फैंग अपने कपड़े कुछ ही पलों में उतार देता है और नंगा होकर जमीन पर लेटते हुए वूज़ो से इलाज शुरू करने को कहता है और बताता है कि मुझे डर नहीं लगता है कि मुझे दर्द होगा। उसे इतने फास्ट अपने कपड़े उतारता देख वूज़ो का मुंह फटा का फटा रह जाता है, जिस पर वो बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो औरतों के कपड़े इससे भी तेज उतारता हूँ। उसे शेमलेस देख वूज़ो को बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं डाई याओ याओ उसे इतना शेमलेस देख सोच रही होती है कि मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। इसी के साथ वूज़ो अपना एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वूज़ो ने यू फैंग की इलनेस को क्योर कर दिया होता है। फिर वो यू फैंग से अपने कपड़े पहनने को बोल देता है। इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूज़ो ने यू फैंग की इलनेस को क्योर कर दिया होता है और वो डाई याओ याओ से उसके 300 सिल्वर टेल्स देने को कहता है। तो वहीं खुद को क्योर देखकर यू फैंग खुश हो रहा होता है। फिर डाई याओ याओ से उसके 300 सिल्वर टेल्स दे देती है। 300 सिल्वर टेल्स को देखकर वूज़ो सोचता है कि अब वो डेफिनेटली ही एक्वार्ड रेल में पहुंच जाएगा। 300 सिल्वर टेल्स को देखकर यू फैंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो वूज़ो को एक अमेजिंग डॉक्टर समझ रहा था और वो डाई याओ याओ पर भी गुस्सा करता है, जिस पर डाई याओ याओ अपनी पावर रिलीज करते हुए पूछती है कि क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो। इस पर वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं रिग्रेट नहीं कर रहा था, मैं तो बस खुद से ही ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। उन दोनों को बातें करता देख वूज़ो सोचता है कि अब इनकी इलनेस क्योर हो चुकी है, मुझे रुपए भी मिल चुके हैं, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। तो वहीं वूज़ो को देखकर यू फैंग सोचने लगता है कि अगर वो वूज़ो के मिडिल मैन का काम करने लगे तो वो काफी सारा पैसा कमा सकता है। तभी हम देखते हैं कि डाई याओ याओ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम उस पर अपनी नजर मत डालो, वो सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह रेस्टोरेंट का होता है जहां ये तीनों बैठे हुए होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डाई याओ याओ वूज़ो से कहती है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम वहां नहीं जाओगे। इस पर वो सोचता है कि लीना सिटी में उसकी रेपुटेशन के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग तो उसके मरने पर ही बैट लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक तो वूज़ो वीक है ना। इसी के साथ वूज़ो और यू फैंग चीयर्स करते हैं और टूर्नामेंट में आखिर में एंटर करने का डिसाइड करते हैं। इस पर डाई याओ याओ सोचने लगती है कि नशे में सारे मर्द घमंडी और दिखावटी बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टूर्नामेंट साइड पर जी, क्विन, ली और माओ फैमिली के क्लैंस को देख पाते हैं। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है और उसे हरा देता है और उस टकले का नाम जी पिंग चैंग होता है। इसी के साथ जी क्लैन एक और राउंड विन कर लेता है और जी पिंग चैंग वहां खड़े सभी लोगों को जी क्लैन से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ये सुनकर लोग बातें करने लगते हैं कि जी क्लैन बहुत स्ट्रांग और इनविंसिबल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो वहीं क्वीन फैमिली जी क्लैन से अभी तक 5 राउंड हार चुकी होती है। ये देखकर क्वीन जीली बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक हारने वाले क्लैन को अपने बिजनेस का एक हिस्सा दूसरे क्लैन को देना होता है और अगर वो नेक्स्ट राउंड भी हार जाते हैं तो वो अपने वेस्ट सिटी के पूरे बिजनेस को हार जाएंगे। इस पर क्विंग मो खुद लास्ट राउंड के लिए जाने लगती है तो उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ वाइटल एनर्जी के पीक पर है
और तुम मार्शल आर्ट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करती हो, बट तुम इन लोगों के सामने फाइट में नहीं टिक पाओगी। तभी क्वीन ज़िली के पास जी ग्वांगपिंग आता है और उसके और वूजो की बैट के बारे में बताता है जो उन्होंने 1 साल पहले लगाई होती है, और कहता है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में अपना रैंक अप नहीं करता है तो वो मुझे जी क्लैन की जागीर देगा। और उसके ना आने पर जी ग्वांगपिंग खुद विनर बन रहा होता है, इसीलिए वो वूजो के बिहाफ पर उनसे प्राइज देने को कहता है। ये सुनकर क्वीन ज़िली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वूजो हमेशा ही उनके लिए ट्रबल्स क्रिएट करता है। तभी वहां पर वूजो आ जाता है और ग्वांगपिंग से कहता है कि तुम्हें इस बैट को फाइनलाइज करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो वूजो को वहां देखकर ग्वांगपिंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके किलर्स ने वूजो को किल कर दिया होगा। फिर वो वूजो से कहता है कि तुम यहाँ इस तरह आ गए, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है मरने की। तो वहीं वूजो बताता है कि वो अकेला नहीं आया है, वो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आया है। और उसके चुटकी बजाते ही कॉफिन डांसर्स कॉफिन लिए हुए डांस करते हुए वहां आ जाते हैं। और वूजो कहता है कि जब कॉफिन डांसर्स स्माइल करते हैं तो किसी की डेथ को प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है, और एक बार जब कॉफिन उठता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो खुश होते हुए ग्वांगपिंग से कहता है कि हमारी फैमिली की प्रोफेशनल बाइंग टीम यहाँ तुम्हारी लास्ट जर्नी में तुम्हें कंपनी देने के लिए आई है। ये सुनकर ग्वांगपिंग को जोर का शौक लगता है, तो वहीं वूजो को इतना चेंज देखकर क्विंग मो बहुत खुश होती है और वहां खड़े लोग भी ग्वांगपिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वूजो को वहां देखकर उसके फादर इन लोग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाते हुए उसके सिर पर एक पंच मारते हैं क्योंकि उन्होंने वूजो को वेयर हाउस में रहने को कहा था, बट वो उनकी परमिशन के बगैर यहाँ आ गया था। इस पर वूजो रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ आपका साथ देने के लिए आया हूँ। इस पर वो उसका कॉलर पकड़कर उससे कहते हैं कि जी क्लैन पहले ही तुम्हें मारना चाहता है और तुम यहाँ आकर उसका काम आसान बना रहे हो। इस पर वो उनका हाथ पकड़ते हुए उसकी फिक्र न करने को कहता है और वो जंप मारते हुए अरीना में चला जाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे ग्वांगपिंग के मुंह से ब्लड आ जाता है, जिसे पिंग चेंग संभालता है। तो वहीं वूजो को इतना उतावला देख क्विंग मो को उसकी फिक्र होती है। इधर हम वूजो को देखते हैं जो वहां खड़े लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है और इस फाइट को जल्दी खत्म करने को कहता है क्योंकि वो वापस जाकर सोना चाहता था। तो वहीं हम वहां खड़े सभी लोगों को देखते हैं जिनमें से ज्यादातर लोग वूजो को मारना चाहते थे, इसलिए वूजो उन सभी को एक साथ आने को कहता है क्योंकि वो इस टूर्नामेंट को जल्दी खत्म करना चाहता था। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वो एक साथ सभी से फाइट करना चाह रहा था। तो वहीं उन सभी लोगों को देखकर ग्वांगपिंग सोचता है कि इन सभी लोगों को बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है और पिंग चेंग को वूजो से फाइट करने के लिए आगे भेजता है और मौका मिलते ही वूजो को खत्म करने को कहता है, जिस पर पिंग चेंग अपने मास्टर को उस पर भरोसा रखने को कहते हुए बैटलफील्ड में एंटर करता है। एंटर करते ही वूजो उसे वहीं रुकने को कहता है, जिस पर पिंग चेंग उससे पूछता है कि क्या तुम लास्ट ईयर की तरह इस बार भी पहले ही अपनी हार एडमिट करने वाले हो। इस पर वो मना करते हुए कहता है कि बैट के मुताबिक मेरे हारने पर मैं तुम्हें अपने क्लैन की इजाजत दूंगा, बट अगर मैं जीतता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर पिंग चेंग कहता है कि मैंने एक ही हाथ से 10 लोगों को हराया है और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस है, और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये एक बैट है और इसमें फेयरनेस होनी ही चाहिए। इस पर वूजो कहता है कि क्या तुम भी मेरी ही तरह अपनी फैमिली का बिजनेस बैट में लगाओगे। इस पर ग्वांगपिंग कहता है कि वैसे भी तुम मरने ही वाले हो और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 100 सिल्वर टेल्स दूंगा। और पिंग चेंग के पूछने पर वूजो इसके लिए रेडी हो जाता है और वो खुश होने लगता है कि अब उसको 100 सिल्वर टेल्स और मिलने वाले हैं। तो वहीं उसके क्लैन के लोग ही उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि 1000 सिल्वर टेल्स बहुत कम होते हैं और वूजो को ये बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं और वूजो के ओपोनेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर क्वीन ज़िली उन लोगों को डराकर चुप करा देते हैं और इसी के साथ ये राउंड स्टार्ट हो जाता है और पिंग चेंग वूजो पर अपने राइट आर्म से पंच बनाकर अटैक करता है और वूजो के ये उसके चीप ट्रिक्स लगते हैं, इसलिए वो एक जगह खड़ा रहता है और पिंग चेंग का पंच वूजो के चेहरे के पास आता है और वहां एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर क्वीन ज़िली घबरा जाते हैं। इस पर ग्वांगपिंग उन्हें वहीं रोक देता है क्योंकि इस फाइट में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। वूजो को हारता देख लोग हंसने लगते हैं। तभी क्विंग मो देखती है कि वूजो ने पिंग चेंग का पंच इजीली ब्लॉक कर लिया था। इस पर पिंग चेंग को भी समझ नहीं आता है कि वूजो ने उसके पंच को एक ही हाथ से कैसे ब्लॉक कर लिया। तो वहीं क्विंग मो का ब्रदर क्विन यूनजी उससे पूछता है कि क्या वाकई में वूजो ने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वूजो कुछ टाइम पहले ही रेल्म के फर्स्ट लेवल पर था और वो अचानक इतना पावरफुल हो गया है। इधर क्वीन ज़िली भी ग्वांगपिंग और पिंग चेंग का मजाक उड़ाते हैं। इस पर ग्वांगपिंग पिंग चेंग से चिल्लाकर वूजो को मारने के लिए कहता है। तभी वूजो पिंग चेंग को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिस पर पिंग चेंग खुद को गिरने से संभालता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए उस पर चिल्लाते हुए अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए वूजो की तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट लगातार ऐसे ही 1 घंटे तक चलती रहती है
और वूजो को पिंग चैंग को कड़ी टक्कर देता देख लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वूजो का बहुत मजाक उड़ाया होता है और उन लोगों ने वूजो को परेशान भी किया होता है। इधर पिंग चैंग फिर से वूजो पर अटैक करता है, जिस पर वूजो भी इस फाइट को खत्म करने के लिए अपने पंच में एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि पिंग चैंग फिर से वूजो पर अटैक कर देता है और वूजो भी इस फाइट को खत्म करने के लिए एनर्जी इकट्ठी करके पिंग चैंग पर अटैक करता है। और जैसे ही इनके पंच एक दूसरे से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि इससे वूजो को तो कुछ भी नहीं होता है, बट इससे पिंग चैंग तेजी से लुढ़कते हुए पीछे अरीना से बाहर गिरने वाला होता है, बट वो खुद को संभाल लेता है और अरीना से बाहर गिरने से रोक लेता है। और जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने वूजो खड़ा होता है और ईविल स्माइल देते हुए उसे नीचे ही रहने को कहते हुए उसके माथे पर अपनी फिंगर से टच करता है, जिसके प्रेशर से पिंग चैंग अरीना से बाहर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ये राउंड वूजो जीत जाता है। पिंग चैंग को इतनी आसानी से हारता देख ग्वांगपिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वूजो ग्वांगपिंग से अपने 1000 सिल्वर टेल्स मांगता है। इस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसके लिए मुझे फोर्स कर रहे हो, जबकि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो वूजो को 1000 सिल्वर टेल्स देते हुए कहता है कि तुमने काफी टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा हुआ था। फिर वो वूजो से कहता है कि क्या तुम लास्ट रैंकिंग से खुश हो। इस पर वूजो मनी को काउंट करते हुए ग्वांगपिंग को बकवास ना करके पॉइंट पर आने को कहता है। इस पर उसे वूजो पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आज वो किसी तरह वूजो को जान से मार देगा। फिर वो वूजो के साथ एक और बैट लगाने के लिए उसे चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम जीतते हो तो जी क्लैन का जी चैंग डिस्ट्रिक्ट वाला मार्केट क्विन क्लैन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ तुम्हें 1000 सिल्वर टेल्स भी मिलेंगे और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ग्वांगपिंग की बात सुनकर वूजो को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो सोचता है कि अगर ये एक ट्रैप भी हुआ तो उसके पास इसके लिए कई सारी हिडन ट्रिक्स हैं। तभी क्विन चिल्लाते हुए वूजो को उसकी बातों पर ध्यान न देकर वापस आने के लिए कहते हैं। इस पर ग्वांगपिंग वूजो से कहता है कि क्या तुम हर बार अपनी वाइफ की स्कर्ट के नीचे छिपते रहोगे और लोगों को खुद के साथ कीड़े की तरह व्यवहार करने दोगे। इस पर वूजो कहता है कि तुम ये सब बोल के मुझे प्रोवोक करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी बैट के लिए एग्री हो जाऊं। फिर वो कुछ सोचने के बाद इस बैट के लिए एग्री हो जाता है। इस पर क्विंग उसे इस बैट को लगाने के लिए मना करती है, जिस पर वो कहता है कि वैसे भी ग्वांगपिंग ने जो भी कहा वो सच ही तो है। लोग मुझे सिर्फ क्विंग फैमिली के सन इन लॉ के तौर पर जानते हैं। और कहता है कि मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ जिसे कोई भी अपमानित नहीं करेगा। वूजो की ये बात सुनकर क्विन वूजो के लिए इमोशनल हो जाते हैं। हम फिर से वूजो को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा लिए हैं। इसका मतलब उसने अपनी वाइफ को भी नहीं हारा और कुछ मनी भी अर्न कर लिया। इधर हम ग्वांगपिंग के साथ एक आदमी को देखते हैं जो देखने में बहुत पावरफुल लग रहा होता है और उसका नाम ज़ीशैन होता है और वो वूजो का नेक्स्ट ओपोनेंट भी होता है। और ग्वांगपिंग ज़ीशैन को फाइट के लिए भेजते हुए उसे एंड तक फाइट करने को कहता है, जिस पर वो कहता है कि यंग मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं पिंग चैंग वाली मिस्टेक नहीं करूंगा। ज़ीशैन को देखकर क्विन ग्वांगपिंग से कहते हैं कि ये तो अनफेयर है क्योंकि ज़ीशैन 3rd लेवल रेल्म का मास्टर है और तुम खुद क्यों नहीं फाइट करना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लास्ट ईयर का चैंपियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और वैसे भी वूजो ने लंबे टाइम से शर्मिंदगी झेली है और अगर वो नॉर्मल पर्सन से फाइट करेगा और जीत जाएगा तो वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगा और अगर वो ज़ीशैन को हरा देता है तो वो और भी कई गुना फेमस हो जाएगा। इस पर वूजो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि इसके बाद तुम मेरे लिए थैंकफुल होगे। फिर हम ज़ीशैन को देखते हैं जो वूजो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इजी होगा, और वो वूजो पर अटैक कर देता है। उसके पंच की पावर इतनी होती है कि वहां की जमीन टूट जाती है और वहां धूल ही धूल हो जाती है। ये देखकर लोगों को लगता है कि वूजो ज़ीशैन के इस अटैक से नहीं बच पाया होगा क्योंकि ज़ीशैन वाइटल एनर्जी के 3rd लेवल पर था और उसने अपनी पूरी एनर्जी को अपने पंच में गैदर करके अटैक किया था। तभी एक आदमी बोलता है कि वूजो ने फर्स्ट राउंड के 1000 सिल्वर टेल्स विन कर लिए, तो क्या लगता है उसे कि वो हर बार जीत जाएगा। जिस पर दूसरा आदमी भी वूजो का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो लोग अरीना में देखते हैं कि वूजो ने ज़ीशैन के अटैक को ब्लॉक करके उस पर काउंटर अटैक किया होता है और वूजो के लिए ज़ीशैन तो बहुत कमजोर होता है। तो वहीं ज़ीशैन को हारता देख लोग बातें करने लगते हैं कि 3rd लेवल वाला ज़ीशैन तो एक्चुअल में वीक निकला। तभी ज़ीशैन वूजो से कहता है कि तुम तो वाइटल एनर्जी के 1st लेवल पर हो और तुमने मुझे सिंगल मूव में ही हरा दिया। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब तुम 1st लेवल पर नहीं होगे। इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये राउंड भी वूजो विन कर लेता है।
उसे एक ही पंच में हारता देख वूजो भी शॉक होता है कि आखिर उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर हम वूजो को देखते हैं जो वहां पर खड़े लोगों को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इधर वूजो से जी शैन को हारते देख क्वीन ज़िली सोचते हैं कि अगर वूजो 3rd लेवल रेल्म के फाइटर को सिंगल मूव में ही हरा सकता है, इसका मतलब कि वूजो कम से कम वाइटल एनर्जी के 5th लेवल पर होगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तो वहीं वूजो की स्ट्रेंथ को देखकर लोग उसे उकसाने की जगह उसके साथ संबंध बनाना ही सेफ समझते हैं। तो वहीं ग्वांगपिंग सोचता है कि जी शैन जी क्लैन का पावरफुल एलाइट था और सोचता है कि आखिर वूजो के पास कितनी हिडन पावर है। तभी वूजो ग्वांगपिंग के पास आकर कहता है कि टकलू तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हो। इस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं टकला नहीं हूँ, मेरे बाल तो सुपर ल्यूशियस हैं और मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरे पास कितने बाल हैं। इस पर वूजो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो उसे बैठ के 1000 सिल्वर टेज याद दिलाता है, जिस पर वो उसे उसके 1000 सिल्वर टेज देते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। इस पर वो सिल्वर की थैली लेते हुए कहता है कि मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या तुम भूल गए हो। ये सुनकर ग्वांगपिंग को लगता है कि वूजो अपनी स्ट्रेंथ इसीलिए छिपा कर रखता था क्योंकि एज अ सन इन लॉ उसके पास मनी नहीं था और वो ऐसे में सिर्फ अपनी इन ट्रिक्स को यूज करके सिल्वर टेल्स अर्न कर सकता था। इस पर वूजो उसे ल्यूनेटिक बोलता है, इसका मतलब उसे पागल बोलता है, जिस पर वो वूजो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम खुद को ज्यादा पावरफुल मत समझो, मेरे सामने तुम्हारी एक पावर कुछ भी नहीं है, तुम्हें मैं एक दिन जरूर दर्दनाक मौत दूंगा। और कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए पहले ही एक केज खरीद कर रख लिया है और अब बस तुम वेट करो। इस पर वूजो उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो और अगर दम है तो मैदान में आओ, और वो वहां से जाने लगता है। उसे जाता देख ग्वांगपिंग सोचता है कि आज तो यहाँ पर क्वीन ज़िली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो उसे अपने नाखून चबाते हुए एक दिन वूजो को पेनफुल डेथ देने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन योनजी क्वीन मो से कहता है कि सिस्टर तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी लीनान सिटी की यंगर जनरेशन में ब्रदर इन लॉ सबसे बड़े जीनियस हैं। जिस पर वो कुछ सोचते हुए कहती है कि अगर देखा जाए तो लीनान सिटी के टॉप 10 लाइक आवर फादर्स जैसे कि हमारे पिता जो कि 5th लेवल पर हैं, तो हाँ वो बहुत स्ट्रांग है। जिस पर वो ये सोचकर डरने लगता है कि अब उसका काम तमाम होने वाला है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही वूजो को पीटा था। इस पर क्वीन वो उसे बचने के लिए प्रे करने को कहती है, जिस पर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे डेंजर में इस तरह छोड़ के ना जाए। तभी वूजो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम लेता है, जिससे वो इतना डर जाता है कि क्वीन वो के पीछे छिपकर वूजो से उसे बचाने के लिए कहता है। जिस पर वूजो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में एडवाइस देना चाह रहा था, और वो उसे डरने के लिए मना करता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रेस कर लें। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वूजो को अचानक देख यूंजी घबरा जाता है। इस पर वूजो उसे डरने के लिए मना करता है। तभी वूजो के पीछे हम एक हाथ को देख पाते हैं जो कि उसके फादर इन लॉ का होता है, और वो वूजो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इतनी जोर से मारते हैं कि वूजो बेचारा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, और फादर इन लॉ हंसते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि ब्रदर जू का सन इतना भी बेकार नहीं हो सकता है, बट उनके कॉन्ग्रेचुलेशन से वूजो की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन था या मेरे मर्डर करने की कोई प्लानिंग। तभी उसके फादर इन लॉ फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगते हैं, जिस पर वो घबराकर जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उनसे एक चांस मांगने लगता है ताकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके, और रोते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसका मतलब कि तुमने अपनी गलती की आधी भरपाई कर ली है। फिर वो वूजो को जी क्लैन का जी चैंग डिस्ट्रिक्ट वाला मार्केट संभालने को दे देते हैं, जिसे उसने अभी फाइट में ग्वांगपिंग से जीता था। जिस पर वूजो खुश हो जाता है। फिर वो क्वीन ज़िली के कंधों की मसाज करते हुए कहता है कि फादर इन लॉ एक छोटी सी बात है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए है। जिस पर वो उसे बोलने को कहते हैं। तो वूजो कहता है कि मैंने अपने पास्ट में ही अपने जू क्लैन को खो दिया है, बट मैं उसे फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ जो कि क्वीन ज़िली के पास होता है, और कहता है कि क्या आप मुझे 10,000 सिल्वर्स वापस दे सकते हैं जब आप जू क्लैन के स्टेट को सेल करें उसमें से। जिस पर वो कहते हैं कि तब मुझे डर था कि तुम जू क्लैन की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दोगे, तो मैंने सब कुछ बेचकर 10,000 सिल्वर की सेविंग कर दी थी, बट अब जबकि तुम ग्रो कर रहे हो तो अब मुझे तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए। इसका मतलब कि वो उसे 10,000 सिल्वर्स देने को रेडी हो चुके थे। इस पर वूजो बहुत खुश हो जाता है और उछल उछल कर क्वीन ज़िली का शुक्रिया अदा करने लगता है,
और कुंजीली उसे ये रुपए ध्यान से खर्च करने को कहते हैं और पहले की तरह गलती ना करने के लिए कहते हैं। तो वहीं वूजो सोचने लगता है कि 10,000 सिल्वर टेज 10,000 लिक्विड की बूंदों के इक्वल हैं, जिससे वो कितने सारे ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी हम वहां पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं जो आते ही वूजो को उसके नाम से बुलाती है, जो कि क्विंसी होती है, और जिसे देखकर क्विंग मो भी हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में वूजो के साथ कमरे में बेड पर मजे करते हुए देखा था। और जब हम क्विंसी को देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत, हॉट, सेक्सी होती है। फिर क्विंसी क्विंग मो से कहती है कि क्या मैं वूजो के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ, जिस पर वो हाँ तो कर देती है, बट उसके चेहरे से साफ पता लगता है कि वो कितनी जेलस हो रही है। तभी क्विंसीली वूजो को रोकते हुए उसे क्विंसी से ईमानदारी से अपोलोजाइज करने को कहते हैं और फिर वूजो क्विंसी के साथ झाड़ियों में चला जाता है। उसे क्विंसी के साथ झाड़ियों में जाता देख क्विंग डर जाती है कि कहीं वूजो फिर से क्विंसी के साथ रात बिताने का प्लान तो नहीं बनाने वाला है। और वहीं क्विंसी जाते हुए क्विंग मो को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता था कि क्विंग मो वहां खड़ी होकर तमाशा तो देखेगी नहीं, उसको फॉलो जरूर करेगी। और वो दोनों झाड़ियों में चले जाते हैं। फिर वो झाड़ियों में जाकर अपनी चेस्ट को टच करते हुए अपनी ड्रेस को नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हुए वूजो से कहती है कि ये बहुत प्रिटी है ना, क्या तुम इन्हें टच करना चाहोगे। उसके इतने अच्छे प्रपोजल पर भी वूजो जीरो रिएक्शन वाला फेस बनाकर उससे कहता है कि टच माई एज। अगर आपको एज का मतलब नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी वहां की नसें स्पष्ट दिख रही हैं, आई मीन जांघों की, ठीक है। और कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारी नसों में वेरिकोस हो गया है, जो कि एक प्रकार की बीमारी होती है जो नसों में होती है, और अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो मुझे डर है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और इसके बाद तुम्हें सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। इस पर वो शॉक हो जाती है कि वूजो ने उसे बिना टच करे ही उसकी प्रॉब्लम को जान लिया और उसे बता दिया, जिस पर वूजो उसे कुछ भी बोलने से मना करता है और उसे अपनी ये ट्रिक्स यूज करने के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं उस रात वाली मिस्टेक फिर से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस रात तुम ही थी जो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। जिस पर वो उसे टच करते हुए कहती है कि तुम्हारी इस बात पर कौन बिलीव करेगा, लोग तो सिर्फ इसी बात पर बिलीव करें, खुद को मेरे साथ रात बिताने के लिए फोर्स किया था। जिस पर वूजो कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। इस पर क्विंसी उसके और करीब आते हुए कहती है कि क्या तुम क्यूरियस हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो। और वो लालच भरी निगाहों से उसे देखते हुए सोचती है कि शायद उसे अब वूजो से सब कुछ कन्फेस कर लेना चाहिए, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जिस पर वूजो उसे खुद से दूर हटा देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डिस्कस करना था, तुमने कर लिया, अब मुझे अकेला छोड़ दो। डिस्कस का सुनकर वो हैरान हो जाती है कि आज वूजो पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो वूजो से कहती है कि तुम मानो या ना मानो, अगर मैं अभी चिल्लाऊं तो तुम इस सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। इस पर वूजो कहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। इस पर वो डर जाती है और फिर अपना थर्ड लेवल रेलम बताते हुए वूजो को अपने साथ अपोलोजाइज करने को कहती ही है कि वूजो जल्दी से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसका गला पकड़कर उसे पेड़ पर टांग देता है और कहता है कि मैंने जी शैन को सिंगल पंच में ही हराया है, जो कि थर्ड लेवल रेलम पर था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करो। वूजो को गुस्से में देखकर क्विंसी डर जाती है और सोचती है कि क्या ये वाकई में वही सेम वूजो है। तभी वूजो उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, मुझे प्रोवोक मत करना। और मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे भी किसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया। और उसकी जांघों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बट कुछ भी कहो, तुम्हारी जांघें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं क्विंग मो के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप को देखते हुए इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, बट अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वो वहां से जाते हुए उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। उसके वहां से जाते ही क्विंसी कहती है कि वूजो तुम मेरा जुनून हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। भाई अब पता लगा कि एक क्विंसी बार बार वूजो के साथ ही क्यों पकड़ी जाती है। फिर हम देखते हैं कि वूजो के वहां से निकलते ही पीछे से यूफेंग आ जाता है और उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। और उसे वहां देखकर वूजो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स ब्रदर जू के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिस पर वूजो पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि आप बस मुझे फॉलो करो, मैं आपको 100% सेटिस्फाई कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ ये फंसवाने वाला है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।